करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 25 सितंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करेंगे हम लोग लास्ट डे के रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। ये दोस्तों 23 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम है रजिस्टर फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। थीम भी याद रखते चलना। इसके अलावा अनुराग कुमार दिसानायके ये बन गए हैं श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट, 9वें नंबर के हैं। और भारत को अमेरिका ने 297 प्राचीन वस्तुएं अभी हाल ही में लौटाई हुई हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 8 राज्यों के 8 हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों की नई नियुक्ति की है। लिस्ट जानने के लिए कल की वीडियो देखें। चेस ओलंपियाड 2024 में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने ही गोल्ड मेडल जीते हैं। 45वां इस बार का ये संस्करण था। इसके अलावा गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में एमएमए यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट इवेंट में पहली बार जीता है भारत और संग्राम सिंह ने ये जीत दिलाई है। इसके अलावा दोस्तों एक छोटा सा चंद्रमा, जो छोटा सा मून होगा, मून इसलिए होगा क्योंकि वो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा, एक और उपग्रह होगा। ये 29 सितंबर से 25 नवंबर तक पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला है। नाम है क्षुद्र ग्रह 2024 PT5। मुंबई में भूपेंद्र यादव जी ने अभी जुहू बीच पर क्लीन द बीच अभियान शुभारंभ किया। इसका दुलीप ट्रॉफी जीत लिया है इंडिया ए ने इंडिया सी की टीम को हरा करके। इस क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत 1961-62 से हुई थी, याद रखना। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है लैंडो नॉरिस ने और ये मैक्लोरान कंपनी के ड्राइवर हैं। ये तो थे दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन जिसका आपने वन लाइनर में रिवीजन किया है। ये हम लोगों ने डिटेल से कल पढ़ा था। अब आज की करंट अफेयर हम लोग आज पढ़ेंगे डिटेल के साथ, लेकिन इसकी क्विज पीडीएफ सब आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर। तो एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसकी जयंती पर 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया? तो 25 सितंबर को साथियों अंत्योदय दिवस मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कहें या कहें कि उससे भी पहले चलें जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी तो 1980 में बनी, जनसंघ जो थी भारतीय जनसंघ पार्टी, उनके संस्थापकों में से एक माने जाते हैं। तो दीनदयाल उपाध्याय जी की बर्थ एनिवर्सरी पर यह मनाया जाता है। बर्थ एनिवर्सरी पर अंत्योदय दिवस और डेथ एनिवर्सरी पर समर्पण दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। 11 फरवरी को इनकी पुण्यतिथि होती है, तब समर्पण दिवस मनाते हैं। ध्यान रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो अंत्योदय का मतलब है अंत का उदय, मतलब अंत से अंत यानी गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना, ये होता है अंत्योदय, जिसके लिए ये काम करते थे और इसीलिए इनको ये दिन डेडिकेट किया गया है। भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक में से एक थे। इनकी मृत्यु का कारण आज तक मिस्ट्री बना हुआ है। फिलहाल 11 फरवरी का दिन याद रखना, इनकी पुण्यतिथि होती है, तब समर्पण दिवस मनाते हैं। अब ऐसे ही और भी जो महापुरुष या पूर्व अपने प्रधानमंत्री या ऐसे बड़े बड़े लीडर्स रहे हैं, उनके भी जयंती या पुण्यतिथि या उनसे रिलेटेड जो संबंधित दिवस है, वो सबकी लिस्ट मैं आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन पर दिखाया करता हूँ और उसमें ही आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ये साल भर का होता है, इसको ध्यान रखना। 2 नंबर आपका मुफ्त में बन जाएगा। चलिए रिवीजन करते हैं। जैसे जनवरी से शुरुआत करेंगे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर होता है। 23 जनवरी के बाद एक और आता है 24 जनवरी, जब उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस होता है। उसी टाइम पर राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। इसको मैं ऐड करवा दूंगा। 24 जनवरी याद रखना, ये बालिका दिवस मनाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने 1966 में पहली बार महिला प्रधानमंत्री, पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री रही हैं, उनके रूप में शपथ ली थी 1966 में उन्होंने। ठीक है। फिलहाल 30 जनवरी को शहीद दिवस महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। फिर आ जाओ 11 फरवरी को समर्पण दिवस दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि। देखिए मैंने आपको यह कवर कराया हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, ये सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर। इसी दिन रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। 23 मार्च को एक और शहीद दिवस मनाया जाता है और 2 शहीद दिवस, दोनों ही याद रखना, एक महात्मा गांधी जी की याद में, एक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की याद में, उनको फांसी दी गई थी जब, उसकी याद में पुण्यतिथि पर। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इसके अलावा 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। ये यहाँ पर आपको कारण दिखाई देते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर, और इनकी जयंती पर सद्भावना दिवस मनाते हैं 20 अगस्त को, ठीक है। और 29 जून मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस।
भारत में सांख्यिकी के जनक कहे जाने वाले पीसी महालनोबिस जी की जयंती पर मनाते हैं। इसके अलावा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर, 5 सितंबर शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर, 15 सितंबर राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस भारत रत्न सर मोक्ष गुंडकम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर, और ये रहा 25 सितंबर जो आज का क्वेश्चन बना है आपका, अंत्योदय दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर। ये तो सितंबर तक रहा। अक्टूबर महीने में पहुंचेंगे तो पहला ही दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी कि महात्मा गांधी जी की जयंती। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, पूरे विश्व भर में छात्र दिवस मनाते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती। और 14 नवंबर बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है, ध्यान रखना इसे। और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह जी की जयंती। और 25 दिसंबर सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती। ठीक है, चलिए तो ये प्रमुख दिवस है। अगला, निम्न में से किस फिल्म को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजा गया? तो देखो 2025 का जो ऑस्कर आयोजित किया जाएगा ना, उसके लिए भारत और भी बहुत सारे देश अपने अपनी तरफ से ऑफिशियल एंट्री भेजते हैं। यहाँ पर भारत ने इस बार भेजा है अपनी तरफ से ऑफिशियल एंट्री के रूप में लापता लेडीज को। ये मूवी देखिएगा जरूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है ना। इसमें वाइफ एक्सचेंज हो जाती हैं, लेकिन इसमें बहुत ही डीप संदेश भी दिया गया है लास्ट में। और लापता लेडीज काफी अच्छी मूवी है। फिलहाल यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार से इसका पोस्टर वगैरह है, और आपको शायद याद भी आ रहा होगा वो सजनी रे वाला गाना भी वो काफी ज्यादा फेमस हुआ था, इसी का है। तो लापता लेडीज की निर्देशक पूछा जा सकता है, डायरेक्टर हैं दोस्तों किरण राव, ठीक है ना, आमिर खान की पूर्व पत्नी। तो ये जो है इनकी निर्देशित ये फिल्म है, और ये ऑस्कर के लिए ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजा गया है। पिछली बार का अगर पूछा जाएगा तो ऑस्कर 2024 में ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजा गया था 2018 को, ठीक है ना, एंट्री है ये, ठीक है। 2018 इसका पूरा नाम था, 2018 एवरीवन इज ए हीरो। अगला, ऑस्कर मतलब एकेडमी अवार्ड जो अमेरिका में दिया जाता है, और दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमा के क्षेत्र का अवार्ड माना जाता है। अगला, पिछली बार तो ओपेनहाइमर ने ही सब कुछ जीत लिया था, हर अवार्ड। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एडीबी द्वारा वित्त पोषित 530 करोड़ रुपए की जल आपूर्ति परियोजना मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में त्रिपुरा के जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं मनिक साहा, उन्होंने एक योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प योजना। ये योजना फंड की जा रही है एडीबी के द्वारा। एडीबी बोले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो ये 530 करोड़ रुपए फंड कर रहा है, जिससे जल की आपूर्ति की जा सके। मतलब इसी क्वेश्चन में ही आपको सारे आंसर, सारी डिटेल्स मिल जा रही है। फिर भी मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर बाकी की डिटेल्स जो है। मनिक साहा आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। त्रिपुरा के ये सीएम है, और एडीबी इसको दिया है। 3 वर्षों में ये योजना चलेगी, पूरा होगी, 3 वर्षों का कार्यकाल इसका होगा। और त्रिपुरा के 12 शहर इससे लाभान्वित होने वाले हैं। 305 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे 75,000 से ज्यादा परिवारों को पानी की जरूरतें पूरा हो पाएगी। ये इसकी डिटेल है। ऐसी ही डिटेल मैं आपको हर एक क्वेश्चन में दिया करता हूँ, ठीक है। डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, खास करके जो थोड़ा सा बी और ए लेवल के ग्रेड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सी और डी थोड़ा सा ऊपर वाली 2 लाइन पढ़ोगे तभी इंपॉर्टेंट है, चल जाएगा। लेकिन ए और बी ग्रुप के वैकेंसीज की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बीच की डिटेल जरूरी होती है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय मनीला में है, फिलीपींस में। अध्यक्ष इसके मतासु अस्कवा है। इसमें सदस्य दोस्तों 68 हैं, 68 सदस्य देश हैं। अब त्रिपुरा को देखोगे तो त्रिपुरा यहाँ पर है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है, भारतीय राज्य, जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आप बताओगे त्रिपुरा 3 तरफ से पूरा हो रहा है जो। अगरतला इसकी राजधानी है। मणिक साहा बीजेपी पार्टी से सीएम है। इंद्रसेन रेड्डी जी ये नए गवर्नर हैं। त्रिपुरा अपना बॉर्डर असम से भी लगाता है, और इधर नीचे ये लगाता है अपना मिजोरम से भी बॉर्डर, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ कमल सागर, रुद्र सागर और अमर सागर झील है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेपर्ड के लिए जाना जाने वाला ये नेशनल पार्क है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा गया है। इसके अलावा राजबरी नेशनल पार्क है। गोरिया नृत्य, होसगिरी नृत्य, लेबांग नृत्य ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगर हम लोग सीटों की बात करें तो देखिए 8 जिले यहाँ पर हैं। विधानसभा में 60 सीटें जाती हैं, और लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1 सीट यहाँ से जाती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलने की घोषणा की है। अब इसका नाम होगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। ध्यान रहे, महाराष्ट्र में सांता क्रूज वाला जो है वो नहीं, सांता क्रूज लोकमान्य तिलक है। यहाँ पर पुणे में, पुणे भी महाराष्ट्र का ही एक शहर है, वहां पर जो एयरपोर्ट है उसका नाम परिवर्तित किया जा रहा है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट के नाम पर किया जाएगा। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे इकोनॉमिक टाइम का। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज दोस्तों ये भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाने जाते हैं और इनका जो भी योगदान रहा है उनको यहाँ पर डेडिकेट किया जा रहा है। इससे जो वहां के आसपास जो स्थानीय वारकरी समुदाय है ना, वो थोड़ा सा खुश होंगे। वारकरी समुदाय वहां पर रहते हैं, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, महाराष्ट्र ने पिछले दिनों में कुछ और भी नाम बदले हैं, परिवर्तित किए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जैसे औरंगाबाद, औरंगाबाद में आपको पता होगा एलोरा और अजंता की गुफाएं हैं, है ना। तो औरंगाबाद का अब नया नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर। याद रखना, महाराष्ट्र में एलोरा और अजंता की गुफाएं औरंगाबाद के ही पास ही, मतलब उसी के अंतर्गत आती हैं। अब वो छत्रपति संभाजी नगर होगा औरंगाबाद का नाम। उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया गया है और अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर किया गया है। ये तीन बड़े नाम परिवर्तन है, इनका नाम याद रखना, ये पूछा जा सकता है यहाँ से। अगला, अब महाराष्ट्र के बारे में देख लो, महाराष्ट्र यहाँ पर स्थित है। वैसे तो जो लोग रेगुलर हो गए तो अक्सर महाराष्ट्र चर्चे में आता रहता है। देखो ये अपना बॉर्डर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटका और यहाँ छोटा सा गोवा है, इसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। मुंबई और नागपुर इसकी राजधानियां हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से यहाँ के सीएम है। गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन, ये नए गवर्नर बने हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना, रमेश बैस जी की जगह बनाए हैं। 36 जिले हैं, विधानसभा में 288 सीटें, लोकसभा में 48, 19 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। लोनार झील से क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान रखना। पिंक लेक है, गुलाबी झील है, शैवाल के कारण बनती है, उल्का पिंड के कारण गिरने से बनी है लोनार झील, याद रखना। अगला, एक और जरूरी बात, संकल्प बैच में देखिए कुछ और भी चीजें जो आपको डिटेल्स बतानी थी, ये मैं देखो आपका एक एक मिनट लेकर के मैं 3 दिनों में पूरा डिटेल्स बताया हुआ हूँ। तो आई होप आपको ये सारी डिटेल्स तो पता लग ही गई होगी। संकल्प बैच आ रहा है, करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी का आज से शुरू हो रही इसमें क्लासेस। इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी दी जाएगी, जनवरी से लेकर के आपका दिसंबर तक का कंटेंट दिया जाएगा। और हाँ, रेलवे एग्जाम्स भी क्योंकि लगे हुए हैं और मोस्ट प्रोबेबली अब सब जनवरी फरवरी मार्च में जाएंगे, तो हो सकता है 3 महीने के लिए इसमें कंटेंट और एक्सटेंड किया जाए, ठीक है। लेकिन आपका वैलिडिटी लाइफ टाइम का रहने वाला है, आप हमेशा के लिए इसको यूज कर पाओगे। दूसरी बात ये जो और चीज बात है कि कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे कोर्स कवर होगा, क्या क्या आएगा। तो देखो सबसे बड़ी बात तो टॉपिक वाइज आना है सब कुछ आपको। टॉपिक वाइज में पहला, इसमें हम 3 स्टेज में इसको करेंगे। स्टेज 1 जो होगा फर्स्ट, उसके तहत हम लोग टॉपिक वाइज शुरू करेंगे 6 मंथ की, है ना। टॉपिक वाइज शुरू करेंगे जनवरी से लेकर के आपका जून तक का फर्स्ट स्टेज में, जिससे बहुत ज्यादा लोड भी ना पड़े। उसके बाद स्टेज 2 शुरू करेंगे और स्टेज 2 के तहत हम लोग जुलाई से लेकर के आपका सितंबर तक का कवर करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, करंट अफेयर। इसके बाद आएगा आपका स्टेज 3। स्टेज 3 के तहत हम लोग पूरा अक्टूबर से लेकर के नवंबर और दिसंबर तक का कवर करेंगे। मेरा उद्देश्य रहेगा आपका 20 दिसंबर से पहले क्योंकि 22 दिसंबर को आरओ का एग्जाम है और मैक्सिमम स्टूडेंट आरओ वाले ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर आरओ की एग्जाम के जस्ट पहले तक यानी 20 दिसंबर तक पूरा का पूरा टॉपिक वाइज आपका कंप्लीट कर दिया जाए। तो ये 3 स्टेज में रहेगा। करंट अफेयर का यहाँ कंटेंट टॉपिक वाइज रहेगा। कुल लगभग 15 से 16 टॉपिक्स हैं, उन पर आपको यहाँ वीडियोज और क्लासेस मिलेंगी। तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो संकल्प बैच के जरिए। कल बहुत सारे लोगों ने एडमिशन लिया, बहुत सारे लोगों ने ट्रस्ट दिखाया, अभी मतलब शुरू भी नहीं हुआ है बैच, ऑलरेडी एडवांस में यहाँ पर एडमिशन हो रहे हैं। आप लोग जो है जा करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आज से फिलहाल क्लास ये शुरू हो रही है। आज इसमें पहली क्लास आएगी, डेली 2 से 3 क्लासेस इसमें आएंगी और टेंशन मत लो, सब पूरा हो जाएगा, कवर हो जाएगा टाइम से पहले। एमजेटी ऐप पर जाकर के लेना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 दिन के लिए प्री लॉन्च ऑफर दिया गया था, तो कूपन कोड उसके लिए यूज करना है FIRST फर्स्ट कूपन कोड यूज करोगे तो आपको ये बैच 599 में ना होकर 399 में मिल जाएगा। फटाफट से जाकर के इसमें परचेज करो, एनरोल करो, एडमिशन लो, नहीं तो ये बैच 599 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सितंबर 2024 में ISI का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ना ISI, उसका प्रमुख नियुक्त किया गया है दोस्तों अभी हाल ही में किसे? मोहम्मद असीम को।
मोहम्मद असीम को। आईएसआई यानी कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, जैसे अपने यहाँ RANW है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, रॉ जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो वैसे यहाँ की ISI है। ठीक है, ये ISIS मत सोचिएगा, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया मत सोचिएगा, ये ISI है यानी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी। तो इसका प्रमुख अभी नियुक्त किया गया है दोस्तों, किसे, इनको, मोहम्मद लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को। ओके, तो ये किसकी जगह पर आएंगे, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की जगह लेंगे। पाकिस्तान की अगर बारे में बात करें तो पाकिस्तान आपको मैप में यहाँ पर दिख जाएगा। देखो जनरली वैसे पाकिस्तान दिखाता नहीं हूँ मैप में, लेकिन चलिए चूंकि ये वर्ल्ड मैप का सेगमेंट आपका मस्ट किया जा रहा है, तो आपसे कोई भी देश आए, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, हर दिन का मैप आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, अमूमन मैं पड़ोसी देशों को नहीं दिखाया करता हूँ, इतना मान करके, ये सोच करके कि ये तो पता ही होगा कहाँ पर है। लेकिन चलिए फिलहाल एक स्टैंडर्ड के अनुसार मैं सबका आपसे दिखाना शुरू करूंगा, ये आप लोग की ही डिमांड है। तो पाकिस्तान आपको यहाँ पर दिख जाएगा, इस्लामाबाद इसकी राजधानी है, पाकिस्तानी रुपया इसकी मुद्रा होती है, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। ठीक है, आसिफ अली जरदारी अभी मार्च में नियुक्त किए गए थे। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, ठीक है, नवाज शरीफ के भाई। तो ये पाकिस्तान, चलिए आगे देखते हैं। और पाकिस्तान और भारत के बीच में जो बॉर्डर लगता है इसे क्या कहते हैं, तो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अगला, यहाँ पर कुछ और प्रमुख नियुक्तियां हैं जो अभी हाल फिलहाल में हुई हैं, हम लोग इसका रिवीजन नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो लोग नए हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इसका अभी लगातार से कई दिन से रिवीजन कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में 25वां आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 2025 में यानी कि अगली साल 25वां आईफा अवार्ड होगा, और इसका आयोजन कहाँ होगा, तो आप बताओगे जयपुर में, पिंक सिटी इसे कहते हैं जयपुर को। ठीक है, पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को, राजस्थान को। तो यहाँ पर आयोजित होगा आईफा। ठीक है, आईफा इंटरनेशनल इंडिया फिल्म फेस्टिवल, भारत का हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा ये अवार्ड शो होता है। इस बार कहाँ हो रहा है, क्योंकि ये तो बात की जा रही है अगले बार की, तो इस बार अबू धाबी में होगा, यूएई में। यूएई के अबू धाबी में अभी 28 सितंबर से, मतलब 2 दिन 3 दिन बाद ही शुरू होने वाला है। और जबकि ये वाला जो 25वां वाला होगा, अगला वाला संस्करण, ये वाला 24 वाला है, अगला वाला संस्करण 7 से 9 मार्च 2025 को होगा, जयपुर में होगा, इंडिया में होगा। ठीक है, आईफा अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड की शुरुआत सन 2000 से की गई थी। जैसे ऑस्कर दिया जाता है, जिसे एकेडमी अवार्ड कहते हैं, वो अमेरिका वालों के द्वारा दिया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा माना जाता है, उन्हीं का देख करके यहाँ पर ये शुरू किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय सिनेमा में सबसे सफल फिल्म स्टार के रूप में किसको मान्यता दी गई। तो अभी हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है सबसे ज्यादा सक्सेस एक्टर के लिए, फिल्म स्टार के लिए, किसे, चिरंजीवी चक्रवर्ती को। चिरंजीवी आप पहचानते होंगे, ये हैं चिरंजीवी। ठीक है, तो चिरंजीवी जो हैं, जो कि रामचरण के फादर हैं, इनको मोस्ट सक्सेसफुल स्टार का अवार्ड मिला है, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, कोई ऐसा छोटा मोटा अवार्ड नहीं है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं लगातार सक्सेस देने में। तो ये साउथ सिनेमा के फिल्म स्टार हैं, चिरंजीवी का नाम आप जरूर जानते होंगे। इनके 46 वर्षों के करियर में इन्होंने 156 फिल्में की हैं, 537 गानों में काम किए हैं, 24,000 से ज्यादा इनके डांस मूव हैं। तो इन सबको इसमें शामिल करते हुए ये पाया गया, ये सबसे असाधारण करियर है इनका, और ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल भी हैं भारतीय सिनेमा में। ठीक है, इसके लिए इनके नाम ये रिकॉर्ड बना है। ये अवार्ड दिया आमिर खान ने, ठीक है, जो अवार्ड लेने खुद कभी नहीं जाते। अगला, हाल ही में किस संस्थान को गैर संचारी रोगों यानी NCD और मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम और नियंत्रण में उपलब्धियों के लिए 2024 का UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड दिया गया। तो अब आप अगर थोड़ा सा फोकस करो, तो हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं करंट अफेयर का, हम लोग क्वेश्चन को फोकस कर रहे हैं 2 से 3 लाइन में करने का, क्योंकि पिछले कुछ समय से एग्जाम में देखा गया है कि एग्जामिनर जो है वो ज्यादा डिटेल्स दे करके स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, थोड़ा सा लाइन बढ़ा करके, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल दे करके कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, जिससे वो रटा रटाए वाले कंफ्यूज इसी में अटक जाए, फंस जाए, है ना। तो कोशिश कीजिएगा आप भी आंसर करने की, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस बनेगी। अब ये क्वेश्चन जब आप मॉक टेस्ट में पाओगे ना, तब आपको और मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि वहां पे असली आपका परीक्षण होगा। चलिए फिलहाल गैर संचारी रोगों पर, जो गैर संचारी रोग होते हैं, मतलब जो संचरण नहीं होते, जो जो संक्रमण से नहीं फैलते हैं, ऐसे रोगों और मानसिक स्वास्थ्य की रोकथाम और नियंत्रण में इनमें उपलब्धियों के लिए अभी UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का अवार्ड दिया गया है। किसे मिला है, तो आप कहोगे ICMR को,
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को। ठीक है, तो ये अवार्ड मिला है। यहाँ पर आप द हिंदू का आर्टिकल देख पाओगे, आईसीएमआर गेट यूएन अवार्ड फॉर सक्सेस इन कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है, ये अवार्ड मिला है। अच्छा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करें तो स्थापना 1911 में की गई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, महानिदेशक हैं राजीव बहल। राजीव बहल इसके महानिदेशक हैं। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वैश्विक खाद्य सुरक्षा समझौता हुआ है? तो भारत और भूटान के बीच में अभी वैश्विक खाद्य सुरक्षा समझौता हुआ है। ये कब हो गया? तो ये अभी आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, वैश्विक खाद्य को लेकर भारत में नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया था एक सम्मेलन। अभी कुछ दिन पहले मैंने क्वेश्चन कवर कराया था। उसी सम्मेलन के दौरान भारत का जो FSSAI है ना, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसने भूटान के ऐसे खाद्य और औद्योगिक परीक्षण प्राधिकरण जो है यानी BFDA, इसके साथ मिलकर के एक स्पेशल बैठक की और उस बैठक में कुछ समझौते हुए, कुछ डील हुई। समझौते कैसे? समझौते ऐसे कि जिससे हम लोग के बीच में खाद्य को, फूड की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, आदान प्रदान किया जा सके, आदान प्रदान के तरीके जो है, व्यापार के तरीके जो हैं, ये सुगम बन सके और तकनीकी भी सहयोग मिल सके। हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी बेसिकली भूटान को देंगे। ठीक है, भूटान अगर बात करें तो भूटान आप यहाँ पर देख लो, भूटान जो है आपको मैप में यहाँ पर दिख जाएगा। ये अपना प्यारा भारत है, ये देखो पड़ोसी देश है एक भूटान। ये छोटा सा देश है भूटान, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पर ये है स्थित। ठीक है, चलिए, बफर का काम करता है भारत चाइना के बीच में। तो भूटान की राजधानी होती है थिम्पू, थिम्पू इसकी होती है, और तसेरिंग तोबगे इसके हैं करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, प्राइम मिनिस्टर है तसेरिंग तोगबे, और मुद्रा इसकी गुलतुरुम होती है। अगला, सितंबर 2024 को फेडरल बैंक का CEO किसे नियुक्त किया गया? फेडरल बैंक भारत के सबसे पुराने बैंकों में से एक ये भी है। तो इसके अभी हाल ही में नए CEO नियुक्त किए गए हैं, KVS मणियन। ये दोस्तों RBI से अप्रूवल पा चुके हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जब भी कोई बड़ी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, उसका जब मेन वाला टॉप वाला जो पोजीशन होगा उसमें नियुक्ति होगी ना, MD CEO का हुआ, अध्यक्ष का हुआ, तो उसके लिए RBI से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो RBI जब अप्रूवल देती है तब नियुक्ति होती है। RBI ने इनके नाम को अप्रूवल दे दिया। उसके बाद ये नियुक्त किए गए फेडरल बैंक के नए CEO और MD श्याम श्रीनिवासन जी का स्थान लेंगे, जो पिछले 14 सालों से इस कंपनी को देख रहे थे, 2010 से। तो फिलहाल KVS मणियन के पास 25 वर्षों का अनुभव है। ये इससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक में काम कर रहे थे। फेडरल बैंक की स्थापना 1931 में हुई थी। मुख्यालय इसका कोच्चि में, केरल में है, और CEO ये है। तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप सीरियसली किसी करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में बिल्कुल अपनी टेंशन खत्म करना चाहते हो कि बढ़िया तरीके से तैयारी की जाए, तो संकल्प बैच आपके लिए है। और चूंकि प्री लॉन्च ऑफर के तहत इसमें डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, तो आप अभी के लिए मात्र 399 में ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ आज रात 12 बजे तक। तो जल्दी से सभी लोग जाकर के फटाफट से यूज करो कूपन कोड FIRST यानी फर्स्ट, तो आपको मिल जाएगा ये बैच। MGT ऐप पर मिलेगा, MGT ऐप पर जाकर वीडियो कोर्स में जाना, वहां से मोस्ट पॉपुलर बैच की कैटेगरी में जाना, आपको मिल जाएगा। बाकी अर्जुन बैच भी चल रहा है, जो लोग NTPC की तैयारी कर रहे हैं वो अर्जुन बैच में भी ज्वाइन हो सकते हैं। लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल हमने पूछा था कि प्रसिद्ध मंदिर के लड्डू में, किस मंदिर के लड्डू में चर्बी पाए जाने की पुष्टि हुई है? तो तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम में, जो कि कहां पर स्थित है ये पूछा जाएगा, तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। इस पर मैंने एक सेशन भी किया था। तो इस मंदिर के लड्डू में, अभी लड्डू जो प्रसादम है वो चर्चे में रहा, वहां पर चर्बी पाए जाने की पुष्टि हुई। थल सेना के प्रमुख कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी थल सेना के नए प्रमुख हैं। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। कल मैंने 8 मुख्य न्यायाधीशों के बारे में बताया था ना, जो नई नियुक्ति हुई है, उसी में से बताइए दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब हुई है, ये भी आप बताइएगा। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जितनी डिटेल्स होगी कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा आंसर करने की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आप जुड़ने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।